is aliens. We are aliens. हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस, इन सब चीजों के बारे में कर लिया सर। हम थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा बेंडिंग से स्टार्ट होगा। बेंडिंग में जनरली बीम्स में स्टार्ट होगा। हम बीम्स को पढ़ने वाले हैं। बीम्स में हम 4 टॉपिक मेजर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका बेंडिंग इक्वेशन एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। सेकंड है आपका शेयर स्ट्रेसेस इन बीम। थर्ड है आपका एसएफडी एंड बीएमडी एंड फोर्थ है आपका डिफ्लेक्शन इन बीम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज बेंडिंग इक्वेशन एंड बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेंडिंग इक्वेशन। देखिए बेंडिंग के बारे में हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, जब भी आप किसी बीम पर, ये लेट सपोज आपके पास कोई एक मेंबर है, ये बीम है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैं आपको बता चुका हूं सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 सपोर्ट्स होते हैं। अगर मैं इस बीम के ऊपर कोई एक, यहां से मैं कोई इस पर लोड अप्लाई कर दूं, पी लोड इस पर अप्लाई कर दूं, और यहां पर रिएक्शंस हमने आर ए और आर बी निकालना सीखा था एक बार। ये रिएक्शंस लगे हुए हैं और उसके सेंटर पॉइंट पर मैंने एक पॉइंट लोड पी अप्लाई कर दिया। इस पी की वजह से इस बीम के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे? ये बीम जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। इसी चीज को हम बेंडिंग भी बोलते हैं। बीम में क्या हो गई? बेंडिंग हो गई है। बेंडिंग क्यों हो गई है? क्योंकि इस लगने वाले रिएक्शन और फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है। उस मोमेंट की वजह से इसके अंदर एक बेंडिंग का नेचर आएगा। ये जनरल नेचर है। मटेरियल को जब आप लोड लगाते हो तो उसमें बेंडिंग नेचर आती है, अगर वो लोड उसकी एक्सिस से एक एल डिस्टेंस पर लगा हुआ हो। इस वजह से बेंडिंग की नेचर आता है। बेंडिंग का एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस बेंडिंग के इफेक्ट को मैं मान लेता हूं बीम का सेक्शन ये है। लोड लगने के बाद बीम ऐसा हो गया है। लोड लगने के बाद बीम ऐसा हो गया है। इस बीम में आप ध्यान से देखोगे बीम का ना एक सेंटर भी होगा। सेंट्रल एक्सिस है बीम का। मैं यहां बनाऊंगा, अगर इस बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, पहले बीम ऐसा था स्ट्रेट, ये इसका सेंटर था। मतलब कि जो इनिशियल बीम था, मैं उसकी लेंथ बना देता हूं, उसकी लेंथ ऐसी थी, स्ट्रेट था एकदम। उसका सेंटर, ये उसकी सेंटर लाइन थी, ठीक, जिसके सेंटर से होकर गुजर रही थी। अब जब मैंने उस पर लोड लगा दिया, जब मैंने उस पर यहां पर एक लोड लगाया, जब यहां पर एक पी लोड लगा, जिसकी वजह से ये बीम ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसे बेंडिंग क्रिएट हो गई है बीम के अंदर में। जब इसमें बेंडिंग होगी तो आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे, जो इसका ऊपर वाला एरिया है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, इस पूरे पोर्शन पर अगर भाई पहले अगर इसकी लेंथ एल थी, पहले अगर ये लेंथ एल थी, तो ऊपर वाला पोर्शन सिकुड़ गया है, जिसकी लेंथ कम हो गई है। यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में एक कंप्रेशन का इफेक्ट आया है। एक कंप्रेशन का इफेक्ट आया है। लेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। ऊपर वाले फाइबर की जो लेंथ थी वो कम हो गई है। वहीं आप नीचे की तरफ देखोगे तो इन फाइबर की लेंथ बढ़ गई है। पहले अगर ये एल थी तो ये एल से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई होगी, ये बढ़ गई होगी। तो नीचे वाला जो पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा कि टेंशन का इफेक्ट आ गया है। टेंशन है ना, नीचे वाले पोर्शन में टेंशन का इफेक्ट आया, टेंसाइल एक इफेक्ट आया, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ गई है। तो नीचे टेंसाइल आएगा, ऊपर कंप्रेसिव आएगा। कंडीशन क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर ऊपर से एक लोड लगा हुआ है, चाहे वो लोड पॉइंट लोड हो, चाहे यूडीएल हो, चाहे यूवीएल हो, कोई भी कंडीशन हो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा यही कंडीशंस क्रिएट होंगी। ऊपर वाले फाइबर पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, नीचे वाले फाइबर पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी। या तो मैं यूं कहूं कि ऊपर वाले फाइबर पर कंप्रेशन का इफेक्ट होगा, नीचे वाले फाइबर पर टेंशन का इफेक्ट होगा। इसको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, तो इस बार भी आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो क्या हुआ। पहले अगर लेंथ एल थी ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अब ऊपर लेंथ एल से थोड़ी कम हो जाएगी, नीचे एल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं
कि मैं यहां बना देता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो लेंथ है यहां पर, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर मानो कि जब यहां पर L माइनस डेल था, यहां पर L प्लस डेल हो गया, नीचे के फाइबर पर डेल ऊपर घटी, नीचे डेल बढ़ गई, एक एग्जांपल के तौर पर, तो कहीं ना कहीं इस बीच एक पॉइंट यहां से यहां तक आते आते भाई डेल L माइनस डेल थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहां तक आएगी, तो डेल प्लस L प्लस डेल हो जाएगी। ऊपर से नीचे धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे तो लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, एक ऐसी भी जगह आएगी जहां पर लेंथ L की L रहेगी। भाई जैसे मैं ऊपर से नीचे बढ़ूंगा, मैं जैसे यहां से नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं तो लेंथ बढ़ती जा रही है। पहले लेंथ L माइनस डेल थी, अब लेंथ L प्लस डेल हो गई है। इस बीच में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, इस लेंथ में मैं कितना जोड़ूं कि ये हो जाए, 2 डेल जोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं जब क्या करूंगा, L माइनस डेल प्लस 2 डेल करूंगा तो क्या हो जाएगा, L प्लस डेल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, L प्लस डेल तभी तो आएगा जब इसमें 2L जुड़ा होगा। वहीं अगर जाते जाते मैं बीच में देखूं, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर खाली डेल जुड़ेगा, यानी कि L माइनस डेल प्लस डेल यानी कि L, वो जगह ये है जहां पर फाइबर की इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जिस एक्सिस पर स्ट्रेन, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जो बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग जिसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग जिसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लेंथ में परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब हम क्या है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जिस एक्सिस पर कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, नो स्ट्रेन, इस पर कोई स्ट्रेन नहीं आने वाला। वहीं मैं कह सकता हूं अगर किसी एक्सिस में स्ट्रेन नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस में कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा है, अगर स्ट्रेन नहीं है तो स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन जीरो है तो स्ट्रेस भी जीरो होगा, तो मैं कह सकता हूं नो स्ट्रेस। अभी हम स्ट्रेस की बात करेंगे, कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इसको बोलते हैं, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस एक वो बीम का वैसा वो एक्सिस है जिस पर कोई स्ट्रेन नहीं है, जिस पर कोई स्ट्रेस भी नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, NA से हम इसको दिखा देते हैं, कैपिटल NA, ये होती है न्यूट्रल एक्सिस जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो होने वाले हैं। तो ये तो रही आपकी बेंडिंग लगने वाले लोड की वजह से बीम के अंदर क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। अब इन परिवर्तनों को भी आने के लिए कुछ चीजें हमको चाहिए, वो चीजें क्या है, कुछ अजम्पशंस है हमारे जो हमें मानने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सब हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, क्या अजम्पशंस है हमारे बेंडिंग में, पहला कि सेल्फ वेट जो होगा ऑफ बीम नेग्लेक्टेड होगा, इसको हम नेग्लेक्ट मानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो क्या है कि बीम कैसा, बीम का मटेरियल कैसा होगा, हर एक, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्टैंडर्ड अजम्पशन है, मटेरियल शुड बी आइसेंट्रोपिक, आइसोमेट्रिक, मटेरियल शुड बी आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मटेरियल होगा, आइसोमेट्रिक होगा तो हमारा उसके अंदर हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन में जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहने वाली है। थर्ड आपका पॉइंट है कि थर्ड आपका इंपॉर्टेंट आपका अजम्पशन लिखो, सेक्शन बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग शुड बी प्लेन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है आपका बेंडिंग के केस में, कि इसका मतलब क्या है कि मान लो, देखो जनरली होता क्या है, हम अभी मैंने एक स्ट्रेट बीम था, राइट, एक स्ट्रेट बीम था, मैंने इस पे लोड लगाया, इसकी बेंडिंग हो गई,
इसकी बेंडिंग ऐसे मैंने दिखा दी, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जब बेंडिंग हो जाती है ना, तो बीम के ना जो एरिया ये है प्लेनर एरिया ना रहकर कर्व बन जाता है, कर्व। ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं बनना चाहिए, हमेशा प्लेन रहना चाहिए। बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग इट शुड बी प्लेन। ठीक है, कोई भी कर्वेचर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं। 3 अजम्पशंस मेजर हैं, बाकी जो नॉर्मल अजम्पशंस हैं वो सब चलते ही रहते हैं। ठीक है, कि बार बीम कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए, ये सब अजम्पशंस आप जानते हो पहले, तो मैं इसको नहीं लिखा रहा हूं अभी। मेजर अजम्पशन तीसरा है, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग सेक्शन शुड बी प्लेन। वो नहीं बदलना चाहिए, सेक्शन का प्लेन रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इसके डेरिवेटिव पर नहीं जाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे, आपकी बेंडिंग इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, क्योंकि आपके पेपर का जो नेचर है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, हम फालतू चीजों में करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसके डेरिवेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बेंडिंग इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, कट टू कट एकदम। बेंडिंग इक्वेशन होती है एम अपॉन आई, मैं बताऊंगा कि एम क्या है, आई क्या है, सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। ये आपका बेंडिंग इक्वेशन होता है, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर। इसको आप याद रख दीजिएगा। इसमें कौन सी चीज क्या है वो लिख लेते हैं। एम क्या है, एम यहां पर बेंडिंग मोमेंट को शो कर रहा है, एम इज बेंडिंग मोमेंट। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी बताऊंगा आपको क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस। हमने अभी देखा था जब बेंडिंग हुआ बीम में तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आया, जब लेंथ बढ़ी और घटी बीम की तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेन आया, उसकी वजह से स्ट्रेस आएगी, उसी को बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस कहलाती है। और वाई को मैं भी आपको दिखाऊंगा, तब लिखेंगे। ई आपका यंग्स मॉडुलस, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना लिखो, मैं आपको बताता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। वाई वाई मैं आपको जब दिखाऊंगा तब लिखेंगे, आपको तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। या फिर अभी लिख लो, फिर उसको बाद में कर लेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस वेयर स्ट्रेस यानी कि सिग्मा डेवलप्ड। जहां हमें स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई कहलाती है। अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर उसमें सारा दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक, चलो देखो, जब बीम में बेंडिंग हो जाएगी, जब ये बेंड होकर ऐसा हो जाएगा तो इस बीम का आप ये कर्वेचर को देखोगे, ये पॉइंट कहीं ना कहीं मीट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जरा सही कर लेता हूं। ये इसकी बेंडिंग हो गई, और बेंडिंग के बाद जब आप ये इफेक्ट देखोगे, इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मीट करेंगे, इस पॉइंट पर। तो यहां से जो इस बीम के न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस होती है, ये ये आपका आर कहलाता है, यानी कि इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वाई क्या है आपका, वाई है आपका इस न्यूट्रल एक्सिस से जहां आपको स्ट्रेस निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस वाई, मैक्सिमम वाई, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो वाई कहलाती है। न्यूट्रल एक्सिस से जहां सिग्मा डेवलप हुआ वहां तक की मैक्सिमम डिस्टेंस वाई कहलाती है। तो ये डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस ऊपर भी वाई कहलाएगी, नीचे भी वाई कहलाएगी। ठीक है, ऊपर भी वाई नीचे भी वाई, वैल्यू अलग अलग हो सकती है ये वाई हमेशा। ठीक, आर समझ गए, वाई समझ गए, ई को समझने की जरूरत नहीं है, ई आपको पता है, एम आपको पता है क्या होता है, आपको आई पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम अभी देखेंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बेंडिंग इक्वेशन जब वाई ये होता है, आर ये होता है, जब ये आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा पढ़ते हैं हम इसको जरा, एनालिसिस पढ़ते हैं। इस जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं जनरली इस पार्ट को पढ़ते हैं। एनालिसिस क्या है इसका बेंडिंग इक्वेशन का। देखिए बेंडिंग इक्वेशन में केस नंबर 1 आप कर सकते हैं। केस नंबर 1 क्या कहता है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई कर लेते हैं इसको, या मैं इसको ई अपॉन आर से पहले करता हूँ। सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। देखो जब भी आप किसी बेंडिंग किसी भी बीम के अंदर आप लोड अप्लाई करोगे, उस लोड अप्लाई करते वक्त आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए जब लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मैं y को वहां ले जा देता हूं और इस तरह का एक इक्वेशन क्रिएट होता है। ये वाली इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। जब भी कोई आपने किसी बीम का मटेरियल ले लिया, आपने मटेरियल ले लिया तो आपने आर को तो फिक्स कर दिया, आर फिक्स हो गया भाई, मटेरियल आ गया तो उसका जब मटेरियल आ गया तो उसका यंग्स मॉडुलस तो फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने उस पर एक लोड लगा दिया, किसी आपने कोई बेंडिंग मोमेंट आ गया उसके अंदर, जब उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट आ गया, बीम स्टेबल हो गया, उसका आर भी कांस्टेंट हो गया। दिस बोथ आर कांस्टेंट्स इन द केस ऑफ बीम। ई भी कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट हो गया। ई मटेरियल को चूज करते ही कांस्टेंट हो गया, आर लोड लगाते ही कांस्टेंट हो गया। ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब ये दोनों बीम में लग गए तो उस दौरान जो सिग्मा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा डिपेंड्स ऑन वाई। तो मैं कह सकता हूं कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। सिग्मा किस पे प्रोपोर्शनल है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, वे कहां तक की, जहां पर मैक्सिमम या जहां पर सिग्मा डेवलप होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे मैं न्यूट्रल एक्सिस से दूर बढ़ता चला जाऊंगा, जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाऊंगा, वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। तो मैं अगर यहां पर एक बीम का सेक्शन बना लूं, ये एक बीम है, इस बीम के सेक्शन में ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस में आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर मान लेता हूं मैं यहां पर स्ट्रेस निकालता हूं सिग्मा ए, मैं यहां पर निकालता हूं सिग्मा बी, यहां पर निकालता हूं सिग्मा सी। तो कौन सी स्ट्रेस ज्यादा होगी, सिग्मा ए, बी या सी? सबसे नीचे ए, सबसे न्यूट्रल एक्सिस के पास में ए, फिर बी और फिर सी। सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगी सिग्मा सी। सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए। ये होने वाला है। हमेशा याद रखिए न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस कितनी, जीरो। तो जीरो से मैक्सिमम बढ़ते हैं, न्यूट्रल पे जीरो, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। न्यूट्रल पे जीरो, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। बस समझ में आई, चाहे बढ़े हम नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। ठीक, वो तो नेचर है। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नेचर को हमने एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव मान लिया, अदरवाइज कुछ नहीं। बात समझ में आई। जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सिग्मा किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल y पर। जब सिग्मा केवल y पर डिपेंड कर रहा है तो मैं कह सकता हूं सिग्मा इज डिपेंडेंट ओनली ऑन y की पावर 1। भाई जब कुछ पावर नहीं है तो मतलब पावर 1। पावर 1 का मतलब है कि सिग्मा कैसे डिपेंड कर रही है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा डिपेंड्स लीनियरली ऑन वाई। लीनियरली का मतलब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन है। देखो वाई स्क्वायर होता तो पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन होती, क्योंकि y की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब लीनियर है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भैया मुझे बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम क्या होगा। यानी कि किसी बीम के, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका क्रॉस सेक्शन बीम का, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पर सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं क्रॉस सेक्शन जितनी लाइन बनाऊंगा, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट दिखाऊंगा। न्यूट्रल पॉइंट पर स्ट्रेस कितना, थोड़ा सा इसको और आगे बना लेते हैं, ये हो गया उसका न्यूट्रल पॉइंट पर स्ट्रेस 0। मुझे पता है कि न्यूट्रल पॉइंट पर स्ट्रेस होता है 0। तो इसका मतलब, और सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल मानता हूं तो ऊपर वाले फाइबर पर कंप्रेशन, भाई न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो इस केस में क्या होगा, ये कंप्रेशन में मैं नेगेटिव चल रहा हूं इस साइड,
इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, पॉजिटिव मतलब टेंशन को दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे दूर की डिस्टेंस क्या है, ये है भाई, न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर क्या है, ऊपर वाले फाइबर, तो वहां पर सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, मैंने लगा दी। फिर उससे थोड़ा सा, फिर मैं नीचे आऊंगा, मैं यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस ढूंढना चाह रहा हूं, यहां ढूंढूंगा तो थोड़ी सी कम लगेगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे आऊंगा तो थोड़ी और कम लगेगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे आऊंगा तो थोड़ी और कम लगेगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। न्यूट्रल एक्सिस पर आकर स्ट्रेस जीरो, मैं इनको मिलाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, कर्व क्यों नहीं आया, क्योंकि सिग्मा डिपेंड्स लीनियरली, वाई पर लीनियरली डिपेंड कर रहा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक, बिल्कुल सेम नीचे होगा, ये कंप्रेसिव है इसलिए मैंने इस साइड बना दी, नीचे टेंसाइल है इसलिए इस साइड बना दूंगा, ये टेंसाइल हो गई। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। एक बीम के क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है जी, ऐसा होता है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस सर जीरो, मैक्सिमम कहां मिलेगी सर, आइदर टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर, टॉप फाइबर पर भी मैक्सिमम है, बॉटम फाइबर पर भी मैक्सिमम है। मैक्सिमम कंप्रेसिव कहां मिलेगी सर, इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस टॉप फाइबर पर मिलेगी। सर इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बॉटम फाइबर पर मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आराम से इसको समझिए कि ऐसा डायग्राम क्यों बना, क्योंकि सिग्मा डिपेंड लीनियरली ऑन वाई, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि एक बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, डायमेंशन दे देगा आपको, बोल देगा 4, इसकी डायमेंशन क्रॉस सेक्शन दे देगा आपको, क्रॉस सेक्शन जो है भैया ये 4 है, ये भी 4 और ये भी 4, और आपसे बोल देगा कि जो बेंडिंग स्ट्रेस एट टॉप फाइबर पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है आपको दे देगा, बेंडिंग एट टॉप फाइबर पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 100 मेगा पास्कल है। तो बताओ कि इस पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, ये पॉइंट यहां से न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस दे देगा, हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस से दे, हो सकता है ऊपर से दे, कहीं से भी दे सकता है। न्यूट्रल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस दे देगा कि 2 यूनिट पर है भाई, 4 यूनिट मान लिया मैंने, ये mm भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बताओ न्यूट्रल एक्सिस से 2 यूनिट पर किसकी उसकी स्ट्रेस क्या होने वाली है, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो मैं कहूंगा कि वाई टॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टॉप, सिग्मा एट 2 यूनिट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एट 2 यूनिट। सीधी सी बात है, क्योंकि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूं भाई इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो मैं कहूंगा सिग्मा टॉप डिवाइडेड बाय सिग्मा एट 2 यूनिट। अब इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर दिया तो कांस्टेंट कांस्टेंट से कट जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा, है ना। मैं एक स्टेप खा गया हूं तो आप समझ जाइएगा, मैं इसका दूसरा स्टेप लिख सकता हूं कि सर सिग्मा टॉप, मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो कोई कांस्टेंट लेकर आता हूं और उसको वाई टॉप कर देता हूं, ऐसे नीचे हटाऊंगा 2 यूनिट पर, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा, कोई कांस्टेंट लेकर आऊंगा और y 2 यूनिट, मैंने कहा ना वो तो कांस्टेंट है, E क्योंकि बीम का मटेरियल नहीं बदला तो E कांस्टेंट है, बीम में लोड नहीं बदला तो R कांस्टेंट है, दोनों बदलेंगे नहीं, तो K कांस्टेंट आ गया दोनों ही केस में, वो कट जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल टू का साइन बचेगा और इधर हो जाएगा y टॉप अपन y 2 यूनिट। अब देखो y टॉप की वैल्यू 100, ये मुझे निकालना है, y टॉप की वैल्यू 4 2 सॉरी y टॉप की वैल्यू 2, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से y टॉप कहां है, यहां, ये है y टॉप, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि टोटल 4 है तो इसकी वैल्यू 2, और y 2 यूनिट, इसको 1 यूनिट करो, इसको 1 कर लो, ये 1 है, ठीक है 1, ठीक, न्यूट्रल एक्सिस से 1 पर होगा 1, तो कितना आ गया 1 यूनिट लिख लो उसको, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 हाफ, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, तो उसको ध्यान से देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो ये हुआ आपका एक केस हो गया। अब सेकंड केस नंबर 2 बनाइएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, देखिए हम एक केस नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लेकर आएंगे। मुझे पता है सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि सिग्मा इक्वल्स टू एम वाई अपॉन आई होता है। मैं ये भी कर सकता हूँ, वाई को उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो एम वाई अपॉन आई हो जाएगा। अब मैं इसमें एक केस और बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एम वाई, उसको मैं लिख सकता हूं एम अपॉन आई अपॉन वाई भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, वाई ऊपर जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब आप इसको ऐसे लिखोगे, अब जो यहां पर एक टर्म आपको दिखाई दे रहा है आई बाय वाई, इस आई बाय वाई को हम क्या बोलते हैं? इस आई बाय वाई को हम बोलते हैं जेड। आई बाय वाई को हम बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। क्या बोलते हैं? सेक्शन मॉडुलस। इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस जेड को। अब मैं जब इस इक्वेशन को पुट करूंगा तो मेरा बनेगा सिग्मा इक्वल्स टू एम अपॉन जेड। तो एक इक्वेशन ही ये भी होती है सिग्मा की, सिग्मा इक्वल्स टू एम अपॉन जेड, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू एम अपॉन जेड, जेड यहां पर क्या है? सेक्शन मॉडुलस है। ठीक, जेड है सेक्शन मॉडुलस। अब यहां से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी? हमें यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये मिलेगी, मुझे पता लगा एम बाय जेड होता है। अब आप एक डिजाइनर हो, आप इंजीनियर हो, और आपने एक बीम को डिजाइन किया। ठीक, आप क्या चाहते हो कि बीम के अंदर सिग्मा जो स्ट्रेस है, सिग्मा जो जनरेट हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है, ये सारी, ये जो सिग्मा है ना, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, जो जनरेट हो रहा है ये ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? यानी कि स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम शुड बी हाई और लो। हमेशा क्या होगा? डिजाइनर का हमेशा औचित्य होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस शुड बी लो। अगर ये कम होगा तो बीम की लाइफ ज्यादा होगी, शुड बी लो, ये बहुत कम होनी चाहिए। अब जब ये कम होंगी तो आप देखिए, कम करने के दो ही तरीके हैं, कम करने के दो तरीके हैं, क्योंकि सिग्मा दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। या तो आप बेंडिंग मोमेंट को कम कर दो। बेंडिंग मोमेंट कम कैसे होगा? उसके लिए आपको फोर्स कम करना पड़ेगा, या लेंथ कम करनी पड़ेगी बीम की। आप बीम की लेंथ भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि आधा तो ब्रिज नहीं बनाओगे, बनाना तो पूरा पड़ेगा, तो लेंथ कम नहीं कर सकते। और नहीं आप फोर्स कितना है ये कम कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीजों को पर्टिकुलर वे में। तो आप एम को तो छेड़ ही नहीं सकते, एम तो एक कांस्टेंट है, आपको पता है। आप डिजाइन जिसके लिए कर रहे हो तो कांस्टेंट है भाई, इतना लोड इस पर रहेगा, इसके लिए तो डिजाइन करना ही है, उसको कम नहीं कर सकते। मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि चलने की 100 गाड़ियां हैं, मैं 50 का लेके डिजाइन कर दूं और जब 100 चलेंगे तो टूटा फूटा फिरे, ये तो नहीं कर सकता। मैक्सिमम लोड के लिए डिजाइन करोगे हमेशा, तो एम को तो आप छेड़ ही नहीं सकते। आपके पास बचा केवल जेड। अब आपका जेड क्या होना चाहिए? देखो, सिग्मा बी जो है मिनिमम रहना चाहिए, तो उसके लिए जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जेड है नीचे। अगर जेड जितना ज्यादा होगा तो डिवाइड करके ये वैल्यू उतनी छोटी आ जाएगी और सिग्मा बी उतना छोटा हो जाएगा। तो जेड यानी कि सेक्शन मॉडुलस शुड बी हाई। सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए? डिजाइनर का औचित्य है कि सेक्शन मॉडुलस शुड बी हाई, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हाई सेक्शन मॉडुलस होना चाहिए हमारे क्रॉस सेक्शन का। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस है। उन क्रॉस सेक्शंस में से हम किस क्रॉस सेक्शन को चुनेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा? जेड पे डिपेंड करेगा। जिसका जेड जितना ज्यादा होगा वही क्रॉस सेक्शन हमारे लिए बेहतर होगा। तो आई सेक्शन हो गया सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, उसका आपका जनरल एप्लीकेशंस में उसका जेड सबसे हाई मिल जाता है, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जेड शुड बी हाई होना चाहिए। तो जेड जब हाई होगा तो बैंड, कुछ हमारे केसेस हैं इनके बारे में हम देखते हैं कि जेड किसका हाई होता है। अगर आपके पास ऑप्शंस आए कि इनमें से कौन सा क्रॉस सेक्शन आप चूज करेंगे फॉर बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, बेंडिंग डिजाइनिंग के लिए, तो आप कौन सा करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th, ठीक है, 5th और 6th। ये आपके पास 6 सेक्शन है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। हम क्या कहते हैं, मैंने इनको उसी ऑर्डर में लगाया। सबसे ज्यादा जेड इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, देन इसका होगा, ठीक है। एक और बना सकते हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन लेटा हुआ। ये क्या आपका जेड ऑफ आई सेक्शन सबसे ज्यादा, जेड ऑफ टी सेक्शन, फिर उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर है खड़ा हुआ। भाई रेक्टेंगल लेटा हुआ ऐसा है, ये उसका खड़ा हुआ रूप है, तो रेक्टेंगल खड़ा हुआ रेक्टेंगल है इसका। फिर आपके पास स्क्वायर सेक्शन है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्किल है, इसको डायमंड बोलते हैं। भले ही आपको डायमंड ना बोले, या फिर आपको बोल सकता है कि किसी भी स्क्वायर सेक्शन का, ये कोई स्क्वायर सेक्शन है, इस स्क्वायर सेक्शन का जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन कभी कभी थ्योरेटिकल लिखता है कि एक क्रॉस सेक्शन ऐसा है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जिसका एक साइड, जिसका साइड हॉरिजॉन्टल है, ये साइड हॉरिजॉन्टल है, तो स्क्वायर ऐसा बनेगा। जब बोलेगा इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इस तरीके से बीम है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, लेकिन उसका एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, उसका एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल है। जब किसी स्क्वायर का डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसको टिल्ट करोगे तो इसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो डायमंड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको डायमंड बोलते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। ये हो गया कि आपका स्क्वायर, सर्किल, चाहो तो इसके बाद आप एक रेक्टेंगल लेटा हुआ बना लो, और फिर आपका उल्टा हो गया, इसको पीछे उसको आगे। ये होता है, ठीक है। तो आप जब चूज करोगे, आप कौन सा चूज करोगे, ये डिपेंड कर रहा है आपके इसी चीज के ऊपर, ठीक है। ठीक, इन में से आपको जो चॉइस मिलेगी, आप सबसे पहले आई सेक्शन उठाओगे, फिर टी सेक्शन उठाओगे। अगर आई नहीं है तो टी उठाओगे, टी भी नहीं है तो खड़ा रेक्टेंगल, वो भी नहीं है तो स्क्वायर, वो नहीं तो सर्कल, वो नहीं तो डायमंड, फिर यानी कि फिर सबसे लास्ट में रेक्टेंगुलर सेक्शन आप उठाओगे। इनको कंपेयर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कंपेयर करने में। आपको बताऊंगा अभी कैसे कंपेयर करते हैं। अभी आप इसको रिमेंबर करो, इसको याद करो, ठीक है। अब हम लिखते हैं कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शन जिनके आई लिखते हैं और जेड लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, हेडिंग डालो सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस सेक्शंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस सेक्शन। छोटा सा टेबुलर फॉर्म में लिख लो। चार बनाओ। सबसे पहले लिखो स्क्वायर सेक्शन, साइड है ए, ये हो गया आई, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, आई ओवर वाई, ठीक है। इसका आई जो होता है वो होता है आपका सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, ए टू द पावर 4/12, ठीक है। और जो इसका y होता है, y आपका न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस a है तो a/2, a/2,
2। तो जेड जो आएगा इसका ए की पावर क्यूब बाय 6 आ जाएगा जेड। ठीक है, सबसे पहला स्क्वायर सेक्शन। दूसरा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बी और डी, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं एक्स एक्स बोल देता हूं। ठीक है, इसके केस में इसको मैं एक्स और एक्स बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां दो निकल जाते हैं, और ये वाला एक्सिस जो है इसको आप वाई और वाई बोल दो। तो आई एक्स एक्स जो होगा इस सेक्शन का, एक्स एक्स जो ये लाइन जा रही है ना, ये जिस भी एक्सिस, जिस भी इसको काटेगी, जिसको भी काटेगी, ये किसको काट रही है, बी को काट रही है, ये डी को काट रही है। इस खड़ी लंबाई देखो काट रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्स एक्सिस है, ये खड़ी रेखा डी को काट रही है। तो जिसको काटेगी उसका क्यूब होता है। तो इसका जो आई होगा वो बी डी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। वहीं पर इसका आई वाई वाई जो होगा वो होगा, आई वाई वाई किसको काट रही है, बी को काट रही है। आई वाई वाई बी को काट रही है, तो इसका हो जाएगा बी का क्यूब, डी बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। y की जो वैल्यू होती है ऊपर वाले के केस में, यहां केस में y की वैल्यू हो जाएगी आपका, y एक्स एक्स में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख लो खुद ही, किसका आधा, d/2। और यहाँ y y y में क्या हो जाएगी y की वैल्यू, b/2। जब निकालोगे तो z एक्स एक्स में जो z निकलेगा वो कितना हो जाएगा, bd²/6। y y में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, db²/6। इनको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तीसरा आपके पास सर्किल है, डायमीटर सर्किल का d है, d डायमीटर है, तो इसका जो i होगा दोनों के दोनों बराबर होता है, i वाई वाई i एक्स एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई डी की पावर 4/64 इसका आपका, पाई डी की पावर 4/64 इसका i होता है। और इसका जो y होता है वो आपका r होगा, यानी कि d/2 होगा। और इसका जो z निकलता है सर्किल के केस में, वो z इसका डिवाइड करोगे πd³/32, πd³/32 इसका होता है z। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, 3 हो गए। फिर इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आप अपना उसी हिसाब से बनाओ, उसी टेबल में, मैं यहीं कहीं टेबल नहीं बना रहा हूं, बस लिख रहा हूं। फिर आएगा आपका ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का न्यूट्रल एक्सिस गुजरता है यहां से, एन ए, जिसकी नीचे से जो डिस्टेंस होती है, यहां से जो हाइट होती है इसकी, ये होती है आपकी h/3 पर। h क्या है, h इसका टोटल हाइट है। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो न्यूट्रल एक्सिस होती है ट्राइंगल के केस में, बेस इसको बोलते हैं, बेस, ट्राइंगल का बेस, बेस से h/3 हाइट पर होता है, या फिर मैं कह सकता हूं एपेक्स, इसको बोलते हैं ऊपर वाले पॉइंट को एपेक्स, या शीर्ष। एपेक्स से कितनी हाइट पर, कितनी डिस्टेंस पर, 2h/3 पर होगा। इतना याद रखना, ट्राइंगल के बारे में काफी, इसके बारे में काफी चीजें पूछ ली जाती है। तो इसका जो आई होता है, आई कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से जो आई होता है, इस एक्सिस के अबाउट जो आई होगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, वो क्या होगा, बी। बी क्या है, बी है इसका बेस, बी है इसका बेस, बी h³/36। ठीक है, बेस के अबाउट जो ट्राइंगल का आपका आई होता है वो होता है bh³/36, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अगर वहीं मैं इसके बेस के अबाउट निकालूं, बेस के अबाउट होगा bh³/12। याद रखो चीजों को, ठीक है, बेस के अबाउट। y का वैल्यू कितना, h/3, मैंने कहा ना y का वैल्यू h/3 है, न्यूट्रल एक्सिस से y का वैल्यू h/3, और ऊपर निकालूंगा तो h/2 h/3। तो इसलिए इसके z को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी केस हो सकता है, z पूछा जा सकता है एपेक्स पर, z पूछा जा सकता है उसके बॉटम पर, तो आप इसको निकाल सकते हैं बेस पर, आपको पता है y की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। ठीक, तीसरा हमारे पास एक आता है आपका डायमंड। क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, मैंने कहा आपको
है ना, एरिया इसका सिमेट्रिक है तो न्यूट्रल एक्सिस यहीं से गुजरेगा, यही इसका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस। अगर ए इसका डायगोनल, ए इसकी साइड है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा इसका √2 ऑफ ए। मैं √2 ऑफ ए इसका डायगोनल होता है। आप स्क्वायर का निकालना जानते हो, पाइथागोरस लगाओ उसके डायगोनल में, स्क्वायर का निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा डायगोनल की वैल्यू √2a होती है। जब डायगोनल √2/a है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा आपका a/√2। भाई आप √2/a को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा a/√2, ये हाफ डायगोनल है। और यही y होता है ना, y की डिस्टेंस, यही तो y है, हाफ डायगोनल तो y बनेगा इस केस में। तो यहां पर जब मैं i लिखूंगा तो i तो सेम रहेगा, i विल बी a⁴ / 12। लेकिन जब मैं y निकालूंगा तो y का वैल्यू a/√2 हो गया है, तो इससे मैं z निकालूंगा तो z कितना आएगा इसका, a/√2 से डिवाइड करो, i/y को डिवाइड करोगे तो आएगा a³ अपॉन 12 को डिवाइड करो √2 से क्या आएगा, 6√2, 6√2, ठीक है, यह आएगा 6√2। 6√2 बात समझ में आई। तो ये आपके कुछ सेक्शन मॉडुलस है इंपॉर्टेंट आपके क्रॉस सेक्शंस के, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, दो कंडीशन दे देगा, एक में उसकी एक साइड हॉरिजॉन्टल है, दूसरी में उसका एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि डायमंड और स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, बताओ कि किसका दोनों की साइड बराबर है, दोनों का पहली कंडीशन में बीम को ऐसे रखा, दूसरी कंडीशन में बीम को ऐसे रखा, तो बताओ जेड पर क्या फर्क पड़ा होगा, दोनों के जेड में क्या रिलेशन होगा। तो मुझे पता लग गया इसका जेड कितना है, a³/6√2 है, और इसका जेड कितना है, a³/6 है। तो आप बता सकते हो कौन सा जेड ज्यादा है। देखो इसमें नीचे ज्यादा संख्या है भाई, 6/√2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये जेड कम होगा, इसका मतलब जेड ऑफ डायमंड इज लेस देन जेड ऑफ स्क्वायर। लेकिन कितना, कितने परसेंट कम है, कैसे निकालूंगा, तो मैं निकाल सकता हूं कि जेड, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं डिवाइड करता हूं, मैं कहता हूं कि जेड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऑफ डायमंड, तो क्या मिलेगा, a³/6 डिवाइडेड बाय a³/6√2। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, a³ से a³ 6 से 6 आएगा √2। तो मैं कह सकता हूं कि जेड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ जेड ऑफ डायमंड। तो मैं √2 को आप खोलोगे तो √2 की वैल्यू क्या होती है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जेड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.414, √2 की वैल्यू जेड ऑफ डायमंड, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो आपका स्क्वायर सेक्शन का जेड होता है वो 1.414 टाइम्स होता है जेड ऑफ डायमंड के। मैं इसी को और थ्योरेटिकली और चीजों में लिख सकता हूं, कैसे, मैं लिख सकता हूं कि जेड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितने परसेंट ज्यादा है ये, जेड स्क्वायर जेड डायमंड से कितने परसेंट ज्यादा है, परसेंट क्या, जो पॉइंट के बाद की संख्या है, इसको पकड़ लो और इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो आएगा क्या, 41.4%। जेड ऑफ स्क्वायर इज 41.4% मोर देन जेड ऑफ डायमंड, ठीक है। जेड ऑफ डायमंड कितने परसेंट ज्यादा है, 41.4% ज्यादा है स्क्वायर का, किससे, डायमंड से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपके पास केस नंबर 2 हो गया था, केस नंबर 3 पकड़ लेते हैं एक बार। केस नंबर 3 कहता है कि सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू, सिग्मा अपॉन वाई नहीं, m अपॉन आई इक्वल्स टू
E अपॉन आर। आप यहां से एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि R को इधर ले जाओ, M इंटू आर इक्वल्स टू E इंटू आई, M इंटू आर इक्वल्स टू E इंटू आई, ये बन जाएगा। अब आप एक ऐसे बीम की कल्पना करो, एक ऐसे बीम की कल्पना करो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिट हो। एक ऐसा बीम जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो है वो कितना 1 यूनिट है। यूनिट मैंने लिख दिया, यूनिट मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 1 यूनिट है। जब किसी बीम with unit radius of curvature beam with unit radius of curvature ठीक है, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो m इक्वल्स टू ई आई हो जाएगा। उस केस में अगर r की वैल्यू 1 यूनिट हो, अगर r की वैल्यू 1 यूनिट होती है तो m इक्वल्स टू ई आई हो जाएगा। इस ई आई को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, इस ई आई को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इस आई को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्सुरल होता है, फ्लेक्सुरल होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा इसका सही कर लेता है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इसको बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की डेफिनेशन क्या बनी, अगर आप इसी सब चीज को देखो, इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance provided by the cross section, it is the resistance provided by the cross section at where radius of curvature is unit। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिट होगा वहां पर क्रॉस सेक्शन द्वारा प्रोवाइड कराने वाला रेजिस्टेंस ही फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जिस बीम की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि वो उतना ज्यादा रिजिड होगा, जो बीम जितना ज्यादा रिजिड होगा उसमें उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, जिस बीम में जितना कम डिफ्लेक्शन होगा वो बीम हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो हमारा एक टास्क ये भी है कि हम ऐसा मटेरियल और ऐसा क्रॉस सेक्शन चूज करें। मटेरियल और क्रॉस सेक्शन क्यों बोल रहा हूं, ई डिपेंड करता है मटेरियल पर और आई डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन पर। हम एक ऐसा मटेरियल और उसका ऐसा क्रॉस सेक्शन डिफाइन करें तो जिसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मैक्सिमम हो, तो उस केस में हमारा बीम सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला बीम होगा। बात समझ में आई? ठीक, तो अब हमारे पास बीम वाले पार्ट से हमने लगभग सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने लगभग सारा बीम का क्रॉस सेक्शन, ये सब आई पढ़ लिया, जेड पढ़ लिया, सब आपको याद, कुछ चीजें सेक्शन में क्या है याद करने वाली हैं। मैक्सिमम चीजें आपको यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे याद करने वाले आएंगे। ठीक है, याद करने वाले कैसे, आपसे किसी का आई पूछ लेगा, आपसे किसी का जेड पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा सिग्मा कैसे वेरी करता है वाई के साथ, लीनियरली वेरी करता है, ये पूछ लेगा। आपसे सीधा सीधा बेंडिंग इक्वेशन की इक्वेशन पूछ लेगा कि क्या होती है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई होता है, ये पूछ लेगा, है ना। आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कब कब ई आई होगा तब पूछेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिट होगा तब होगा ई आई, एम इक्वल्स टू ई आई। इस तरह के बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। एक टॉपिक इस सेक्शन का बचा हुआ है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम, उसको पढ़ते हैं फटाफट। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम,
एक होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम किसे कहते हैं, क्या होता है? देखिए अभी आपने एक बात को बहुत ध्यान से देखा होगा, जब आप बीम देख रहे हो, है ना, जब आप बीम देख रहे हो तो क्या हो रहा है यार, देखो मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं, एक कुछ चीजें जो शायद अभी तक हमने नहीं करी। इसको इससे अलग है, टॉपिक से अलग है, ठीक है। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जब मैं लोड लगाता हूं तो ऊपर वाले फाइबर पर कंप्रेसिव और नीचे वाले फाइबर पर टेंसाइल स्ट्रेस आती है। लेकिन वहीं अगर मैं एक केस करूं कैंटिलीवर बीम के साथ मैं लोड लगाऊं, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, जब इस तरह का लोड लगेगा तो ऊपर वाले फाइबर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, ऊपर वाले फाइबर की लेंथ बढ़ेगी, नीचे वालों की लेंथ घटेगी। तो मैं कह सकता हूं कैंटिलीवर बीम में टॉप फाइबर पर क्या होगा, टेंशन होगा, और नीचे वाले फाइबर पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। बॉटम में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इसको याद रखिएगा, केवल कैंटिलीवर बीम के केस में ऐसा होता है, अदरवाइज सारे केस में क्या होगा, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन होगा। लेकिन यहाँ कैंटिलीवर में उल्टा हो जाता है, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन आता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पढ़ना है कि कौन सा बीम लिखा हुआ है, क्रॉस कैंटिलीवर लिखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ के तब क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखो, ठीक, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम तो हम कर लेंगे अभी। इसमें एक चीज ध्यान से देखो, जब मैं लोड यहां पर लगा रहा हूं, पी लोड यहां लगा हुआ है, अब मैं पी से यहां से एक्स डिस्टेंस पर जाता हूं, यहां मैं पी से जेड वाई ए कर लो इसको, ए डिस्टेंस पर जाता हूं, ठीक। और ये तो हो गई पूरी एल डिस्टेंस हो गई, 3 डिस्टेंस है। जब मैं एक्स डिस्टेंस पर पहुंचूंगा तो मेरा एम एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि वहां पर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा। ए डिस्टेंस पर पहुंचूंगा तो लगने वाला बेंडिंग मोमेंट पी इंटू ए हो जाएगा। एल डिस्टेंस पर पहुंचूंगा तो लगने वाला बेंडिंग मोमेंट पी इंटू एल हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बीम से दूर जाऊंगा, वैसे लोड से दूर हटूंगा, वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, पी तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है। जब एम की वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से पता है कि सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई होता है, या फिर कह सकता हूं इसी को मैं एम अपॉन जेड, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू एम अपॉन जेड है। जेड तो कांस्टेंट हो गया, अब जेड कभी चेंज नहीं होगा। एक क्रॉस सेक्शन आपने फिक्स कर दिया, उस क्रॉस सेक्शन आपने देखो प्रिज्मेटिक बार है, आपने क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर ले लिया, तो जितना जेड इस क्रॉस सेक्शन पे होगा उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, क्योंकि आई नहीं बदल रहा और वाई भी नहीं बदल रहा, दोनों कांस्टेंट है। तो जेड की वैल्यू थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होती है। बात समझ, आई की वैल्यू थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, जेड कभी नहीं बदलेगा। एक बात समझ में आ गई, जेड इज ऑलवेज कांस्टेंट once the cross section is fixed. Z is always constant once the cross section is fixed. एक बार क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया तो Z कांस्टेंट हो गया, Z उसका उस टाइम पर कांस्टेंट है। जब Z कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस टाइम पर सिग्मा M पे डिपेंड कर रहा है, इस टाइम पे सिग्मा M पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जहां पर जैसे जैसे M, अब मैं जब इस लोड से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि सिग्मा डिपेंड्स ऑन m ओनली। जेड तो कांस्टेंट हो गया, सिग्मा m पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ चल रहा हूं, m की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं सिग्मा x पर कितना होगा भाई, x डिस्टेंस पर सिग्मा कितना होगा, m अपॉन जेड, जेड तो कांस्टेंट है। a पर कितना होगा बेंडिंग स्ट्रेस, P इंटू ए अपॉन जेड, जेड तो कांस्टेंट है। L पे कितना होगा बेंडिंग स्ट्रेस, P इंटू एल अपॉन जेड होगा। बात समझ में आई, देख रहे हो जेड कांस्टेंट है तीनों केस में, किस पे डिपेंड कर रहा है, X, A और L पर, यानी कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बात समझ भाई, तो मैं कह सकता हूं अगर आप सिंपली कैंटिलीवर बीम में ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। बात सही है, इस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है,
तो जीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ रही है। जब मैं इधर से इधर बढ़ूंगा तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। बस समझ में आई। इसी का कंसेप्ट, इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हमने यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बनाई। हमने कहा यार, हमने एक चीज देखी कि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेस है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, मैंने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू वेरी कर रही है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बीम की लेंथ पर वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है बीम की लेंथ पर। तो सिग्मा के बारे में एक बात याद रखो, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, एक तो बीम की लेंथ के साथ भी वेरी कर रही है जो अभी देखा, दूसरा क्रॉस सेक्शन के साथ भी वेरी कर रही थी जो पहले देखा था, क्योंकि सिग्मा वाई पे डिपेंड करती है तो क्रॉस सेक्शन पे वेरी करती है, लेंथ पे डिपेंड, मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है तो लेंथ वाइज वेरी कर रही है, तो हर जगह वेरी करती भी चल रही है। तब मैंने एक बात ध्यान से देखी यार, कैंटिलीवर बीम के केस में मैंने देखा कि जो उसका फ्री एंड है वहां पर जीरो है, फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। तो मैंने कहा यार एक ऐसा बीम क्यों ना बनाऊं मैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, देखो मैंने अगर थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन सेम कर दिया, खुद सोचो मैं इसको क्या समझा रहा हूं आपको, अगर मैंने बीम का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम कर दिया और जबकि मुझे पता है यहां पर तो स्ट्रेसिस जीरो है, यहां पे स्ट्रेसिस मैक्सिमम है, डिजाइन मैंने इसके लिए किया होगा क्योंकि मुझे सेफ रखना है, मैंने सेफ रखने के लिए भाई डिजाइन कर दिया, मैंने कहा इसका क्रॉस सेक्शन इतना होना चाहिए, कहां होना चाहिए था वो, फिक्स्ड एंड पर होना चाहिए था, लेकिन मैंने थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम कर दिया तो मैंने मटेरियल वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, फिर भी मैंने फालतू का इतना सारा मटेरियल दे दिया, फालतू मटेरियल है ना। तो इसी चीज को देखते हुए हमने यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बनाए। हमने कहा ऐसा बीम बनाओ जिसमें उतना ही मटेरियल लगाओ जितना जरूरी हो, जहां स्ट्रेस नहीं है वहां पर कोई जरूरत नहीं है लगाने की। तो जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम है, इस बेस पर दो तरह से हम डिजाइन कर सकते थे। क्या क्या डिजाइन कर सकते, दो तरीका का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बना सकते थे ताकि हम मटेरियल की सेफ्टी यानी इकोनॉमिक बीम बना लें, हम मटेरियल बचा लें अपना, जहां जरूरत है वहीं मटेरियल ज्यादा हो, जहां नहीं है जरूरत वहां कम हो। जरूरत कहां नहीं होगी, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं है या कम है वहां कम मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा, जहां बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है वहां ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो। इस तरीके से हम अब क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा हमारा, क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, वेरी करता हुआ चलेगा। तो उसके दो, उन्होंने कहा दो तरीके से बना सकते हैं हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम। पहला तरीका है कि आप वेरिंग डेप्थ यानी कि डेप्थ को चेंज करो, बीम की डेप्थ को चेंज करो बाय कीपिंग विड्थ कांस्टेंट। बीम की जो चौड़ाई है उसको तो कांस्टेंट रखो लेकिन डेप्थ को वेरी कर दो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका कहा उन्होंने कि वेरिंग विड्थ बाय कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट। दूसरा तरीका कहा ये, या तो आप यहां आपने क्या किया, डेप्थ को वेरी करो और विड्थ को कांस्टेंट रखो। तो उस केस में जो बीम का डिजाइन आता है वो कुछ ऐसा बनता है, कैंटिलीवर बीम जो हो जाएगा ऐसा बनेगा, जिसको आप साइड से देखोगे। कहां से देखोगे? साइड से देखो। जब ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा वो, ऊपर से मैंने कहा ना विड्थ तो कांस्टेंट है, तो ऊपर से ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू, साइड व्यू। बात समझ आई? विड्थ विड्थ है कांस्टेंट, ऊपर से देख रहे हो, डेप्थ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, डेप्थ वेरी कर रही है, डी, ये हो गया बी। विड्थ ऊपर से देखा बीम की विड्थ तो कांस्टेंट है, लेकिन जब सामने से देखा उसकी डेप्थ वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? यहां दिख रहा है आपको, मैंने स्ट्रेट नहीं बनाई लाइन, पैराबोलिक है, कर्व है, पैराबोलिकली। कैसे वेरी कर रही है? पैराबोलिक। पैराबोलिक है, ठीक है। ये हम, हमारा अभी सब्जेक्ट नेचर नहीं है, हम इतना नहीं जाएंगे कि पैराबोलिक क्यों है और कैसे है, अभी देख लेंगे, हिंट आपको मिल जाएगा क्यों है। अब दूसरा केस है ये कि वेरिंग विड्थ बाय कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट। अब मैं इसमें दो बनाऊंगा। जब मैं सामने से देखूंगा तो ये दिखाई देगा, क्योंकि डेप्थ क्या है, डेप्थ कांस्टेंट है,
डेप्थ कांस्टेंट है यानी कि डी तो कांस्टेंट हो गया, डी तो कांस्टेंट हो गया थ्रू आउट। और जब मैं ऊपर से इसका टॉप व्यू देखूंगा तो क्या दिखेगा, ये है इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू विड्थ, विड्थ वेरी कर रही है, ये इसका टॉप व्यू है, इसकी विड्थ वेरी कर रही है। कैसी है, देखो त्रिकोण बनाया है, स्ट्रेट लाइन है यानी कि लीनियर है, लीनियरली इसकी विड्थ वेरी कर रही है। वहां डेप्थ पैराबोलिक था, यहाँ विड्थ लीनियरली वेरी करेगी। दो तरीके से ऐसे बीम बना सकता हूं, एक ये हो सकता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम, दूसरा ये हो सकता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम। इनका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम का मतलब ये है कि चाहे मैं ये वाला बीम बनाऊं, चाहे मैं ये वाला बीम बनाऊं, चाहे मैं ये वाला बीम बनाऊं, चाहे ये वाला बीम बनाऊं, अब आप चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पर देखो, चाहे इस पर देखो, चाहे इस पर देखो, हर पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू बराबर होगी। यहां भी किसी भी पॉइंट पर जाओ स्ट्रेस की वैल्यू बराबर होगी, स्ट्रेस वेरी नहीं करेगा। जैसे पहले लेंथ के साथ वेरी कर रहा था, सिग्मा एक्स, सिग्मा ए, सिग्मा एल हो रहा था, यहां पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हर एक पॉइंट पर, हर एक डिस्टेंस पर फ्री एंड से कितनी भी दूर चली जाओ, सब जगह स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्ट्रेंथ, हर एक पॉइंट पर बीम की स्ट्रेंथ बराबर है, हर एक पॉइंट पर डेवलप होने वाली बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी बराबर है। ये आपको दिख रहा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस की वैल्यू जो थी m अपॉन जेड होती है। आपने देखा यार जेड m तो बदल रहा है, लेकिन अब देखोगे जेड भी उसी रेशो में बदल जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन की वैल्यू बदल गई है, क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब जेड भी बदल रहा है। इसीलिए हमारा सिग्मा अब कांस्टेंट हो गया सब जगह। हमने इस रेशो में इन दोनों को बदलेंगे कि जेड कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब इस चीज के लिए क्या होगा, इस चीज के लिए हमें दो चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट केस में याद रखना, जो विड्थ वेरी कर रही थी, जो बी एक्स विड्थ वेरी कर रही है ना सब जगह पे, यहां लिख देता हूं आपका, ये है, यहां पे विड्थ बी है, यहां पे बी एक्स है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एक्स है, ये टोटल एल है, ये डायग्राम है। तो बी एक्स कितना होगा, बी एक्स होगा आपका किसी एक्स डिस्टेंस पर विड्थ कितना होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका बी एक्स अपॉन एल। ये विड्थ इनटू ये एक्स डिस्टेंस अपॉन ये टोटल एल, तो विड्थ होगा ऐसा। आप देख लोगे जो विड्थ है बी एक्स, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर, एक्स की पावर 1 यानी कि लीनियर, इसीलिए मैंने इसको लीनियर बनाया, इसीलिए लाइन लीनियर है। ठीक है, क्योंकि बी एक्स डिपेंड कर रहा है लीनियरली ऑन द एक्स। ठीक, जब आप करोगे डेप्थ के केस में, जब इसके केस में करोगे, ये डेप्थ हो गया, यहां पर डेप्थ की वैल्यू डी एक्स, यहां से यहां तक डिस्टेंस x और यहां से यहां तक डिस्टेंस l। तो इस केस में जो dx आएगा वो आपका आने वाला है कितना, वो आएगा आपका dx विल बी d इंटू x बाय एल की पावर 1/2, ये आने वाला है d इंटू एक्स बाई एल की पावर 1/2। पावर 1/2 को मैं रूट भी बोलता हूं, तो इसको आप d अंडर रूट एक्स बाई एल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां देखोगे dx किस पर डिपेंड कर रहा है, पावर x की 1/2 यानी कि पैराबोलिक, लीनियर नहीं है, कैसा है, पैराबोलिक है, इसलिए कर्वेचर बनाया हमने। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, कर्वेचर बनाया, क्योंकि dx जो है पैराबोलिकली x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका बेंडिंग इक्वेशन और बेंडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा के चलो। ठीक है, यहीं से आपका डेफिनेटली पेपर में आएगा और यहीं से आपको करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को याद रखना है। चलिए
आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।